एमटी तक अभी डाउट्स ही होगा। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। एमटी तक डाउट्स ही होगा, एमटी। ठीक है, तो होपफुली एक और लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक। रोटेशन डाउट लेक्चर, थर्ड डाउट एक और नेक्स्ट वीक में एक और लेक्चर होगा, क्योंकि सैटरडे को तो होगा नहीं, तो एक और लेक्चर होगा, तो उसमें भी डाउट्स ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन बोलिए। एक्सरसाइज 2। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 13th, 11, 12th। यस, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक जो लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि सैटरडे को तो फिर तुम्हारा एमटी का वो मेन वाला एमटी होगा। हाँ, तो क्या होगा, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में भी डाउट होगा ही। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। 2 4th पीसी क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है वो डाउट ही होगा, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, 4th लिख देता हूँ, 7th, 10th, 9th, 20th, 16th, 22nd, 18th, 17th, 21, 21, 21st, 23rd, 14th। Sir, is this a doubt lecture? यस, अभी डाउट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीक तक डाउट लेक्चर रहेगा। एमटी है नेक्स्ट वीक में, तब तक डाउट लेक्चर रहेगा। ठीक है, मार्च गया क्या है? सर, तो मुझे भी एमटी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मिड अप्रैल में ज्वाइन किया था। वो तुम पे डिपेंड कर रहा है ना। वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, कभी ज्वाइन किया, देना है तो दे दो, देने में क्या जा रहा है, एग्जाम देने में क्या ही ना। तो ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं। बहुत कम डाउट्स हैं तुम्हारे, मतलब सबके। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, a rod of weight W is supported by a rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B, and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod at a distance x from A, x from A. तो आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन एट ए, नॉर्मल रिएक्शन एट बी, ए और बी की वैल्यू बतानी है कि नॉर्मल रिएक्शन इतना होगा। ठीक है, तो अगर मैं एच की बात करूं, तो मैं पहले एक बार ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा रहे, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ना यार, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रॉड एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। ये एक रॉड है, इसका वेट W है, सपोर्टेड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड इज इन इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब क्या है, ये ऐसा है सपोज, है ना,
तो इसको सपोर्ट कर रहा है नाइस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दो जगह पे रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस एंड पे और इस एंड पे रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स बोल देता हूँ मैं, या नॉर्मल बोल दीजिए तो एन ए बोलना पड़ेगा और ये एन बी हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 25 तक ही है, 30 कैसे आ गए? एन बी हो गया। सेंटर ऑफ मास इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए, ये सेंटर ऑफ मास रहा होगा और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना रहेगा d माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना है, d है, टोटल डिस्टेंस d है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो मतलब Na प्लस एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, इक्वेशन 1। सेकंड क्या रहेगा, टॉर्क किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करेंगे, दैट वुड बी जीरो। टॉर्क इसके अबाउट फाइंड कर लीजिए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा x इंटू डब्ल्यू और ये हो जाएगा माइनस, टोटल डिस्टेंस d है तो d इंटू एन बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x w इक्वल्स टू डी एन बी, तो एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी इज एक्स डब्ल्यू बाई डी। अब इसकी वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1, तो एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो एन ए प्लस एक्स डब्ल्यू बाई डी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स बाई डी, मतलब एन ए कितना आ जाएगा, एन ए की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स बाई डी, एन इज डब्ल्यू इंटू डी माइनस एक्स बाई डी, डी माइनस एक्स बाई डी, ये हो जाएगा आपका एन ए, और एन बी हो जाएगा एक्स डब्ल्यू बाई डी, एन बी इज एक्स डब्ल्यू बाई डी। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा, ये एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड थर्ड क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक विद अ स्क्वायर बेस मेजरिंग, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी a इंटू ए मतलब एरिया, कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, a इंटू ए एंड हाइट है, is placed on an inclined plane, the coefficient of friction is mu, the angle of inclination is theta of the plane in is gradually increased, the block will topple before sliding, the block will topple before sliding। तो आंसर क्या होएगा, इसका आंसर क्या होएगा, टॉपल होने के लिए म्यू ग्रेटर होता है, टॉपल होने के लिए क्या होगा, म्यू ग्रेटर होना चाहिए, टॉपल होने के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर कर दीजिए। अरे आई बात समझ में कुछ, ये तो बताया था यार, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए आपसे। थीटा है, ये ऐसा है, इसका एरिया ए इंटू ए है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इस साइड लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, इस साइड लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। तो टॉपल होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ये टॉपल हो जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ये जीरो होना चाहिए, तो टॉपल होने के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क, तो ये हो जाएगा एम जी, देखो यहाँ से, तो इसके अबाउट मतलब ऐसा टॉपल होगा, तो ऐसा टॉपल होगा तो जिसका टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जिसका टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये वाली वैल्यू एच बाई टू है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा एच बाई टू पे, और ये वाली वैल्यू ए बाई टू रहेगी। तो इसका टॉर्क आएगा, ये आर है, शिफ्ट करेंगे तो आर क्रॉस एफ ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसका आर क्लॉकवाइज आ जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों पॉजिटिव ही आएगा, नहीं यार ये ऐसा आएगा ना, सॉरी ये ऐसा आएगा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव लेंगे ये नेगेटिव लेंगे, तो एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू एम जी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो।
तो क्या आएगा, mg sin थीटा इंटू एच बाई टू इज ग्रेटर देन mg a बाई टू cos थीटा। तो mg बाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा is greater than a by h. Tan theta is greater than a by h. Also, बाउंड्री कंडीशन देखना है तो mg sin थीटा वैसे ये ग्रेटर होना चाहिए, ये क्या आ रहा है, mg sin थीटा जो है वो f के इक्वल होना चाहिए, लेस होना चाहिए, बट मुझे अगर tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल कर देता हूँ मैं f, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। mg जाएगा तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। जब इस म्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू बी ग्रेटर देन ए बाई एच, तो एक टॉर्क ग्रेटर देन जीरो है, मतलब बॉडी टॉपल कर जाएगी, बॉडी टॉपल कर जाएगी। तो बॉडी विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ म्यू इज ग्रेटर देन ए बाई एच, और स्लाइड बिफोर टॉपलिंग इफ म्यू इज लेस देन ए बाई एच। कुछ आई बात समझ में? ये तो आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़ा था इसको। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ सेवेंथ। A body is in equilibrium under the influence of a number of forces. Each force has a different line of action. Different line of action. Line of action मतलब एक ही लाइन के अलावा नहीं होगा, different लाइंस के अलावा। The minimum number of forces required is two if their lines of action pass through the center of mass of the body. Pass through center of mass of the body. But different line of action होगा, but center of mass से pass हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए मिनिमम 2 चाहिए। 3 if lines of action are not parallel. 3 if lines of action are parallel. 4 if their lines of action are parallel and all forces have the same magnitude. All forces have same magnitude. देख लीजिए, कोई ऐसा ही एक कंसिडर कर लेता हूं, एक रॉड कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, एक रॉड कंसिडर कर लेता हूं, फिर देख लेते हैं क्या आता है। या कोई भी एक बॉडी कंसिडर कर सकते हैं आप, ये एक रॉड कंसिडर कर लिया इस टाइप से। Each force has different line of action. अब ये बताओ, ये ऐसा है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन बोल रहा है, उस केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, मिनिमम फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बट ये लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन तो एक ही हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, टॉर्क तो जीरो आएगा, बॉडी रोटेट तो नहीं कर पाएगी लेकिन मूव तो कर सकती है, बट सफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है कैसे? ऐसा तो कुछ नहीं बोला है उसने, सफिशिएंट फ्रिक्शन तो नहीं बोल रहा है उसमें। इक्विलिब्रियम मतलब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम जो बोला है उसने वो रोटेशन है या ट्रांसलेशनल है? रोटेशन होगा तब तो नहीं आएगा। 3 डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, 3 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। एक मिनट, जैसे यहाँ पे अगर ये इस साइड जा रहा है और अगर इस साइड जाएगा तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, दूसरा ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा जाएगा तो ठीक है, ये रोटेट तो नहीं कर पाएगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है,
सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो रोटेट ऐसा भी जाएगा या ऐसा भी जाएगा, कैसे भी जाएगा, है ना। अगर फोर्स इससे पास हो रहा है, मिनिमम टू फोर्सेस है, इससे सेंटर ऑफ मास से पास होगा, रोटेट तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन तो मेंशन किया ना, तब तो कोई ले सकते था, तब तो कुछ भी हो सकता था। Each force has a different line of action. उस केस में सेकंड वाला आंसर होगा क्या? उस केस में तो नहीं दिख रहा मुझे। The line of action passes through the center of mass of the body. क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने के लिए क्या है, एक फोर्स को अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो दूसरे फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन मतलब एक ही लाइन, ये वाली लाइन, तो मिनिमम टू फोर्सेस होने चाहिए। तो अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स को ऐसा होना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो फोर्स को ऐसा होना पड़ेगा, तभी ट्रांसलेशन में आएगा, वरना रोटेशन में तो कभी आएगा ही नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो कभी रोटेशन में आएगा ही नहीं, बिकॉज अगर ये इसी के ऊपर रोटेट कर रहा होता तो यही हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंबाइंड मोशन है, एक, अरे मेरे भाई ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एक्स में लगा दो वाई में लगा दो, उससे कुछ फर्क पड़ता है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बॉडी रोटेट करेगा? ये बताओ पहले, ये बॉडी रोटेट करेगी नहीं करेगी? तो किसी से ये एक्स में जाए वाई में जाए, किसी से भी जाए, लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, कुछ भी रहेगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। अगर इसका आंसर ए गिवन है, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बोल रहा होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तो ये मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा बट मूव करेगा। तो अगर आंसर ए गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है, इसका मतलब बॉडी जो होगी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मतलब रिजिड बॉडी के रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ट्रांसलेशनल का नहीं, क्योंकि इस केस में बॉडी ट्रांसलेट कर जाएगी। कोई भी दो फोर्स लगा लीजिए, लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो बॉडी मूव कर जाएगी, रोटेट नहीं करेगी, बॉडी मूव कर जाएगी, रोटेट नहीं करेगी। अगर ऑप्शन ए गिवन है मतलब सिर्फ रोटेशनल पूछा होगा। देख लेते एक बार बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ए बी ऑप्शन अगर चेक करेंगे आप, तो बी में बोल रहा है 3 इफ नॉट पैरेलल, इफ देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है तो मिनिमम 3 चाहिए। तो अगर मैं मान लूं, अच्छा ये किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है, थर्ड में वैसा कुछ नहीं बोला कि सेंटर ऑफ मास से पास होगा, बी ऑप्शन, तब हो सकता है। तो इसमें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा, ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। जैसे ये फोर्स, एक ऐसा फोर्स लगा दिया है ना, एक ऐसा फोर्स लगा दिया F1 F2 F3, तो अभी देखो इसका कंपोनेंट इस साइड आएगा, है ना, इसका कंपोनेंट इस साइड आएगा, 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 ये कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे। अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो रोटेट भी नहीं करेगा, किसी भी पॉइंट से पास होगा तो टॉर्क भी देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट से पास होगा, कोई यहाँ से जा रहा है पास हो रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, तो टॉर्क जीरो भी हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है, और कोई एक पॉइंट है, ये कहीं पे भी हो सकता है, तो इसका टॉर्क फाइंड करेंगे तो देखो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो जितना ये एंटी क्लॉकवाइज है उतना क्लॉकवाइज आ जाएगा, इसको सेंटर ऑफ मास से पास करा दिया तो जीरो हो जाएगा। तो बी वाला आंसर तो होगा ही, ये तो कंफर्म ही है, रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, बी का आंसर तो होगा ही, है ना। सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 इफ देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर पैरेलल, पैरेलल होगा तो कितना चाहिए, पैरेलल होगा तो 3 हो सकता है क्या? अगर पैरेलल होता तो 2 होता क्या, पहले एक बार वो चेक,
मान लीजिए एक यहाँ पे या एक यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो इस केस में बॉडी रोटेट कर जाए, इस केस में बॉडी रोटेट कर जाए। लेकिन अगर ये यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे होता, ये यहाँ पे होता, तो इस केस में हो सकता था इसका जितना टॉर्क आ रहा है इसका भी टॉर्क उतना ही आता, बट एंटी क्लॉकवाइज आता और ये क्लॉकवाइज आता। तो इस केस में रोटेशन 0 हो सकता था, बट ट्रांसलेशनल मोशन आएगा ही। पैरेलल है तो ट्रांसलेशनल मोशन आएगा ही, कंफर्म है आना। पैरेलल है, नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं, नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं, नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं इस केस में। तो नेट फोर्स को 0 होने के लिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में होना कंपलसरी है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में होना कंपलसरी है। तो लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल, तो ये लाइन ऑफ एक्शन, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तीसरे का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तीनों पैरेलल हो गया। तो इस केस में हो सकता है आंसर ये रोटेट नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब आंसर सी भी आएगा। डी, फोर इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल एंड ऑल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो 3 में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है, जैसे यहाँ पे एफ लग गया, यहाँ पे आप एफ लगा दो, यहाँ पे आप एफ लगा दो, तो लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल है, बट नेट फोर्स 0 नहीं है। नेट फोर्स 0 नहीं तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाएगा, बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाएगा। इसीलिए इस केस में मिनिमम 4 फोर्सेस चाहिए, तभी ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों हो सकता है, मतलब डी भी आएगा। तो आंसर बी सी डी तो कंफर्म है, आंसर बी सी डी तो कंफर्म है। अब ए अगर आप चेक करेंगे, ए में दिया हुआ है 2 इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बट अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन गिवन है तो 2 नहीं आएगा यार, ए आंसर नहीं आना चाहिए, ए आंसर नहीं आना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए ये नहीं आएगा। सी में होगा ना, ये मान लो ना एफ, ये ऐसा रहेगा, ये सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स थोड़ी है, अरे ये मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी हो सकता है ना, इन दोनों का समेशन इसके इक्वल हो, और टॉर्क जितना आएगा टॉर्क तो 0 हो सकता है, एडजस्ट होके टॉर्क 0 आ जाएगा। अरे कैसे मोशन होगा भाई, अरे कैसे मोशन होगा, तुम ये बताओ ना, जितना इन दोनों का समेशन है उतना इसका फोर्स आ रहा है, तो रोटेशन ट्रांसलेशनल तो 0 हो गया ना, नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कुछ बात पहले ये समझ में आई, अगर इसका फोर्स इन दोनों का समेशन इस फोर्स के इक्वल हो तो नेट फोर्स 0, मतलब एक्सेलरेशन 0। अब टॉर्क तो हो ही सकता है ना, ये टॉर्क इसका क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसका टॉर्क जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो उस टाइप से ये जरूरी नहीं कि ये इतने डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। या इसको सेंटर ऑफ मास पे लगा दीजिए, उससे भी देख लेंगे, इसका कुछ टॉर्क आएगा नहीं, इन दोनों को फोर्स को, इसको कुछ ले लो और इसको 2F ले लेते, सेंटर ऑफ मास पे लगा देते, तो रोटेशन भी 0। तो इस केस में रोटेशनल मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा, ट्रांसलेशनल भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, बट फर्स्ट वाले क्यों अज्यूम करना, कहाँ अज्यूम करना, क्यों 1 1 क्यों, जरूरी थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता है एफ ये 2F तो ये 3F, तो 3F इस साइड आ गया, 3F जाएगा। अब इसका पोजीशन ऐसा रहेगा, पोजीशन एक्सेलरेशन को पोजीशन से मतलब होता नहीं है, हाँ, अरे जरूरी थोड़ी है कि 1 न्यूटन अज्यूम करना, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, मैं ये बोल रहा हूँ आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि इस फोर, हाँ ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का समेशन इसके इक्वल होगा, बस इन दोनों का समेशन इसके इक्वल होगा और कुछ नहीं। अरे इक्वल नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, क्या पढ़ाया फिर तुम लोगों को,
इतना सिंपल सी चीज, अगर ये इतना डाउट आ जाएगा तो ये बताओ, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा, तो इन दोनों का समेशन इसके इक्वल होगा इस केस में, तभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A block of mass m moves on a horizontal rough surface with initial velocity v. A block of mass m moves on a horizontal rough surface, yeah, with velocity v. v velocity से move कर रहा है rough surface. The height of the center of mass of the block is h from the center. The height of the center of mass is h from the surface. यहाँ से है तो ये h. अब क्या बोल रहे हैं? Consider a point E on the surface. Angular momentum about E is mvh initially. The velocity of block decreases as time passes. Torque of the force acting on block, यहाँ पे कुछ mu है. Torque of the force acting on the block is 0 about A. Angular momentum is not conserved about point A. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन में जब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पे रहिए, किसी भी पॉइंट पे, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, आप यहाँ पे पॉइंट ये ले सकते हैं, 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 ये कहीं पे भी ले सकते हैं। इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये वाला डिस्टेंस h रहेगा। सबके लिए डिस्टेंस h सबके लिए डिस्टेंस h। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? L about A is mvr। mvr मतलब mvh। कई बार तो LA की वैल्यू क्या हो जाएगी? mvh हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करेंगे, सरफेस पे वो पॉइंट है, तो LA वुड बी mvh। अब ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस साइड स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मतलब ये इस साइड एक्सेलरेशन होगा, ये रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? अब अगर टॉर्क की बात करेंगे, इसके टॉर्क की बात, एंगुलर मोमेंटम mvh आएगा इनिशियली, है ना। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो bv आएगा। टॉर्क ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0 अबाउट पॉइंट A। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे, ये पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है सरफेस पे, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा? इस पे ये फोर्स लग रहा होगा mg। तो ये अगर स्लाइड कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया होगा n, इस साइड शिफ्ट हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन इस साइड शिफ्ट हो गया, ये फ्रिक्शन है, ये क्या है? फ्रिक्शन है। अब किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करेंगे तो 0 तो नहीं आना चाहिए फिर। यस, नेक्स्ट लेक्चर तक डाउट्स ही होगा, नेक्स्ट लेक्चर तक डाउट्स होगा, ठीक है। एमटी से पहले कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला नहीं है, एमटी के बाद स्टार्ट। तो अगर यहाँ से ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करेंगे आप, नॉर्मल रिएक्शन, तो आप ये बताइए, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो अगर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन इसके वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फ्रिक्शन इसके वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब अगर आप टॉर्क को देखेंगे, तो टॉर्क की वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो देखो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट अगर किसी भी पॉइंट पे है तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, इस पॉइंट के वो, इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, डिस्टेंस ये होगा, और n की वैल्यू तो mg ही होगी, n की वैल्यू तो mg ही होगी ना, n की वैल्यू mg है, तो ये वाला डिस्टेंस तो डिफरेंट है ना दोनों के लिए है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो शिफ्ट हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, इसके अबाउट अगर आप बात करेंगे, इसके अबाउट, तो ये टॉपल होगा क्या, इसके अबाउट बात करेंगे तो ये बॉडी टॉपल होगी, इसका टॉर्क है, एक मिनट होगा, जैसे यहाँ पे v वेलोसिटी दिया, इसके सेंटर ऑफ मास को v वेलोसिटी दिया, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, किसी फोर्स से इसको नहीं पुल कर रहा है, तो v वेलोसिटी अगर गिवन दिया है तो होगा क्या, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर गिवन ही नहीं है तो टॉपल नहीं होगा, करेक्ट, टॉपल नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स गिवन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स गिवन नहीं है तो टॉपल तो होगा नहीं। तो बट अब क्या होगा, बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क डिफरेंट आएगा, इस पॉइंट के वोट भी देखेंगे तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क डिफरेंट है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट फोर्स को लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट तो होना चाहिए। एक मिनट, ये भी बात तुम्हारी सही दिख रही है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि इस पे कोई, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, है ना, अगर ये फोर्स है ही नहीं तो इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल शिफ्ट कर दिया तो टॉर्क नेगेटिव बन जाएगा फिर, है ना, तो mg यहीं पे रहेगा, नॉर्मल भी यहीं पे आएगा, फ्रिक्शन भी यहीं पे आएगा, तो इस पॉइंट के वो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक है, तो अगर ये रोटेट भी करता तो इसी के अबाउट रोटेट करता, तो इसके अबाउट कोई टॉर्क नहीं है, तो फिर तो सी आंसर आ जाएगा यार, ई, है ना, जीरो ही बोल रहा है ना कुछ, तब तो उसका आंसर सी आ जाएगा फिर क्वेश्चन में, क्योंकि फोर्स दिया नहीं है यार, फोर्स अगर गिवन होता तो समझ में आ रही होता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए पॉइंट यहीं पे रहेगा कहीं ना कहीं, mg कुछ नहीं कर पाएगा ना, ऐसा ब्लॉक है तो mg थोड़ी इसको रोटेट कराएगा, ग्राउंड पे ऐसा जा रहा है, mg थोड़ी रोटेट करा पाएगा इसको, है ना, इसको mg रोटेट नहीं करा पाएगा। एक मिनट रुको ना, एक मिनट में कुछ सोच रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, ए बी तो आएगा, ए बी तो सही है, सी डी का अगर देखेंगे, सी डी को चेक करेंगे, नेट टॉर्क आना चाहिए इसमें यार, इसमें नेट टॉर्क आना चाहिए,
देखो, यस, नेट टॉर्क आएगा। टॉपल तो नहीं होगा, बट आपको टॉर्क कुछ ना कुछ दिखेगा। क्यों दिखेगा बता रहा हूँ। जैसे देखो, ये फ्रिक्शन है ना, ये क्या है, फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये वेलोसिटी। अब ये बताइए, किसी भी टाइम पे ये t इक्वल्स टू 0 पे, किसी भी टाइम पे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो v डैश हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, डिक्रीज होगी ना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पॉइंट पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है क्या? एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा? यस और नो? चेंज होगा, क्योंकि mv डैश वाला चेंज हो रहा है। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब d वाला तो करेक्ट है, ए बी डी तो आएगा। अब सी को देखो। अब मुझे बताओ, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 नहीं होना चाहिए। कुछ आई बात समझ में? इसकी मीनिंग ये हो गई कि क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। अगर 0 होता, ए पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क 0 होता, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो डी से सी में जाएंगे। कुछ आई बात समझ में? तो इसलिए इसका आंसर ए बी डी होगा। इसका आंसर ए बी डी आएगा। इसका मतलब नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट होगा, नॉर्मल थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्ट होगा। यस, डी से जाओ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट चेंज हो रहा है। अगर ए के अबाउट एंगुलर, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा। क्लियर है? उस पॉइंट के अबाउट। अब ये जरूरी नहीं कि नॉर्मल एक्शन यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाए, यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। नॉर्मल एक्शन तो यहां से यहां तक कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो अभी देखो, ये आया कहां से, ये आया कहां से? तो ये वाली जो चीज होगी, ये आया कहां से, उसको ऐसे समझेंगे कि देखो, अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, एल इक्वल्स टू एम वी आर वाला टर्म आ रहा है, तो आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से आपको क्या दिखेगा कि बॉडी, जैसे ये पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे, ये वाला डिस्टेंस r है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ना यार, इसका जो l आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। अरे यही होता है ना, ये तो l जो है वो क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर दिखेगा आपको, तो रोटेशन वाली चीज दिखेगी आपको। और ओमेगा चेंज हो रहा है, वैसे रिलेट करो, रोटेशन वाली चीज दिख रही है और एल चेंज हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, ओमेगा चेंज हो रहा है, उससे रिलेट कर सकते हो, उससे आप रिलेट कर सकते हो। बट वही है, ऑप्शन डी अगर आपको समझ में आ गया कि डी करेक्ट है, तो सी तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो टॉर्क उसके अबाउट 0, टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, 0, उससे रिलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है? A man spinning in free space changes the shape of his body, example by spreading his arms or curling up. By doing this he can change his, क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा? एल चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो सकता है, पहले ये बताओ। एल कांस्टेंट, एल क्या है, एल कांस्टेंट का मतलब क्या, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट।
आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब आई चेंज हो सकता है, ओमेगा चेंज हो सकता है, आई चेंज हो सकता है, ओमेगा चेंज हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी को देखोगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आई हो जाएगा, आई से डिवाइड कर दिया तो हाफ, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय आई, हाफ एल स्क्वायर बाय आई। तो ये तो चेंज नहीं होगा बट आई तो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा बट आई तो चेंज होगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा बट आई चेंज होगा। अब आई चेंज हो रहा है, अगर आई चेंज हो रहा है इसकी मीनिंग क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा, आई चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज, ये तीनों चेंज, आई चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a ring rolls without slipping on the ground, a ring rolls without slipping on the ground, its center of C moves with a, अरे ये आई है, ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट है। अच्छा पहले ये समझ में आया तुमको कि आई चेंज होगा, ये क्लियर है, पहले बताओ आई चेंज होगा, ये समझ में आया कि आई चेंज होगा, या ये भी नहीं आया? तो अगर आई चेंज होगा तो मुझे ये बताओ आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होना है, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होना है, तो अगर एक ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, तभी तो कांस्टेंट होगा ना यार। ये चेंज हो रहा है और ये वही, अगर वही वैल्यू रहेगी तो कभी कांस्टेंट होगा नहीं होगा, तो ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ring rolls without slipping on the ground, its center C moves with constant speed u, p is any point on the ring, the speed of p with respect to the ground is v, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड v है, ये u से जा रहा है, ये u से जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर स्पीड फाइंड करते थे, जैसे मान लो थीटा एंगल ले लिया, इस पॉइंट पे अगर स्पीड फाइंड करते थे vp, तो ये होता था 2, अगर ये u से जा रहा है तो 2u sin थीटा बाई 2 आता था। तो इसके मैक्सिमम होने के लिए ये वाली मैक्सिमम होगी, तो ये वाली मैक्सिमम कितनी होगी 1, ये वाली मैक्सिमम कितनी होगी 1, तो ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, मिनिमम कितनी होगी 0, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव वीपी का मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 0, तो वीपी कहां से कहां तक लाई कर सकता है 0 to 2u, वो पॉइंट कहां से कहां तक लाई करेगा 0 to 2u, ठीक है 0 to 2u, तो फर्स्ट वाला आंसर तो होएगा, फर्स्ट वाला आंसर तो ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, v equals to u if cp is horizontal, cp is horizontal, okay, cp is horizontal मतलब ये c है तो p ऐसा रहा या p इस साइड रहा, तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कीजिएगा तो भी ये u आएगा और ये भी u आएगा, ओमेगा आर यू है, प्योर रोलिंग है, ये भी u आएगा और ये भी u आएगा, यही ओमेगा आर यू, तो उस केस में इस p पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रूट टू यू, यहाँ पे भी क्या आएगा √2u, ये u है ये u है तो ये √2u, तो बी ऑप्शन जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया, सी देख लेते हैं अपन, v equals to u if cp makes an angle 30 degree with the horizontal and p is below the horizontal level is, ऐसा है p जो है horizontal below the horizontal level of c, तो p कहीं यहाँ पे रहेगा, अभी ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u रहेगी और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ,
ये अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे ही रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी ओमेगा आर इसकी वैल्यू भी यू रहेगी। अब एंगल चेक कर लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये तो 30 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, दो वेक्टर है, दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यू आर यू रिजल्टेंट, यू रिजल्टेंट क्या लिखोगे आप, तो उस केस में डायरेक्ट क्या होता है 2u cos थीटा बाई 2u cos थीटा बाई 2 व्हेन a इक्वल्स टू b r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2, तो 2u cos 120 डिग्री बाई 2, तो 2u into cos 60 डिग्री, cos 60 is 1/2, तो u हो जाएगा आंसर, तो ये करेक्ट है, सी का ऑप्शन होगा b equals to c if cp makes an angle 30 degree with the horizontal and p is below the horizontal level of c, इसका मतलब c जो है वो क्या है करेक्ट। d चेक कर लेते एक बार, v equals to root 2u if cp is horizontal, अभी जस्ट फाइंड किया था, cp horizontal है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे है cp, तो ये u है तो ये भी u है, तो इसका आंसर कितना जाएगा √2u, √2u मतलब d करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा ए सी डी, ए सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 10। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 11th में क्या दिया हुआ है, a yo-yo is resting on a perfectly rough horizontal table, yes sir, yes sir. forces F1 F2 and F3, तो F1 जो है वो यहाँ पे मतलब F1 जो है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, F3 जो है ये वर्टिकल है और F2 कहीं यहाँ पे टेंजेंशियल है, ये are applied separately as shown. The correct statement is when F3 is applicable, when F3 is applied, the center of mass will move to right. अभी बताओ अगर F3 है तो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले अगर F3 अप्लाई करेंगे, सिर्फ ये दोनों नहीं, तो अगर ये अप्लाई किया तो F3 की वजह से ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी ना, ये बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी क्योंकि फोर्स स्पेस डायरेक्शन में लगा। अब अगर टॉर्क को भी देखेंगे तो इसका टॉर्क कैसा आएगा, ये है, ये टॉर्क ऐसा है, टॉर्क ऐसा आ रहा है मतलब अल्फा इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इस पॉइंट की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, तो फ्रिक्शन स्पेस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसके बाद अगर ये मूव भी करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर उसके बाद ये मूव भी करेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट जो है वो आंसर नहीं होगा, फर्स्ट जो है वो आंसर नहीं होगा। सेकंड, when F2 is applied the center of mass will move to the left, अब F2 अप्लाई किया है तो आपको कभी कुछ ऐसा बताया था कि अगर लोअर डायमेट्रिक प्लेन में अगर when F2 is applied the center of mass will move to the left, तो यहाँ पे क्या होगा लोअर डायमेट्रिक प्लेन मतलब वो तो आ जाएगा, लेकिन एक चीज और देखना कि ये फोर्स F है, ये फोर्स F है तो इसका कंपोनेंट कैसा आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा कंपोनेंट, है ना, नहीं वो डिस्कस करता हूँ बता।
इसलिए इसलिए वो चीज डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे लेफ्ट राइट। तो अभी देखो यहाँ ये F2 लग रहा है, ये F2 लग रहा है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। तो अभी क्या होगा, ये कंपोनेंट इस साइड है, ये कंपोनेंट इस साइड है। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन, जैसे ये कंपोनेंट है तो ये इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कराना चाहेगा, तो बॉडी को जैसे ये एक्सेलरेट कराना चाह रहा है और इसका टॉर्क ऐसा आ रहा है, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, फ्रिक्शन इस साइड आएगा, फ्रिक्शन इस साइड आएगा। तो फ्रिक्शन इस साइड आ रहा है, ये बॉडी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर इस पूरे सिस्टम पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन इसको मूव कराएगा क्या? नहीं कराएगा। या तो बॉडी इस डायरेक्शन मूव करेगी या बॉडी रेस्ट में रहेगी। रेस्ट में मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। कुछ आई बात समझ में? क्योंकि इसका कंपोनेंट इस साइड आ रहा है, तो अगर इसका कंपोनेंट इस साइड आ रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आ रहा है, तो वो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अभी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इसको इस डायरेक्शन मूव कराना, वैसे भी रोटेशन जो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा तो इसको मूव नहीं करने देगा, सफिशिएंट नहीं होगा तो ये इस साइड मूव कर जाएगा। अगर फ्रिक्शन ग्रेटर होगा तो रेस्ट में ही रहेगा, इक्वल होगा तो ऐसे ही रहेगा। इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? नहीं करेगा। लेफ्ट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका आंसर बी भी नहीं होना चाहिए। मोर देन वन ही है। When F1 is applied, the center of mass will move to the right. अब ये राइट मूव करेगा अगर आप F1 फोर्स लगा रहे हैं तो। वो भी अब यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स F1 लग रहा है। तो अगर यहाँ पे फोर्स तो ये क्या होगा? तो फोर्स अगर F1 लग रहा है तो F1 अगर इस फ्रिक्शन से, क्योंकि जैसे ये फोर्स लगेगा इसका टॉर्क कैसा आएगा? ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में ऐसा रोटेट करेगा, फ्रिक्शन इस साइड आएगा, है ना? तो फ्रिक्शन अगर इस साइड आ रहा है, ये फोर्स इस साइड है, अगर ये मूव भी करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? इसी डायरेक्शन, है ना? ये मूव भी करेगा तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। कुछ आई बात समझ में? ये अगर मूव भी करेगा तो ये इसी डायरेक्शन में करेगा। और डी दिया व्हेन F2 is applied the center of mass will move towards right। कंपलसरी तो नहीं है, F2 में कंपलसरी नहीं है मूव करना। किस में रोल करना चाहिए? लेफ्ट में। क्यों रोल करना चाहिए लेफ्ट में? एक बार ये बताओ ना, क्यों करना चाहिए लेफ्ट में? ये रोल क्यों करेगा? फ्रिक्शन लग रहा है इसलिए। लेफ्ट ऐसा रोल करेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोल करेगा ऐसा। हाँ वो समझो ना, एंटी क्लॉकवाइज रोल करेगा मतलब इस पॉइंट की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की? इस डायरेक्शन में ना यार। अरे रोटेशन, ये बताओ इस ओमेगा की वजह से, इस अल्फा की वजह से क्या ये आगे चला जाएगा? कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए ये सब चीज। ये बताओ, ये अल्फा ऐसा है, इसकी वजह से, इस अल्फा की वजह से ये आगे चला जाएगा। अगर ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, नहीं ना? अरे आगे मूव करता है किसकी वजह से? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी वजह से ये आगे मूव करेगा। इसकी वजह से तो सिर्फ ये रोटेट करेगा यार, इसकी वजह से सिर्फ ये रोटेट करेगा। अच्छी बात समझ में? इसकी वजह से ये सिर्फ क्या करेगा? रोटेट करेगा, मूव नहीं करेगा। क्लियर है? तो उस केस में, उस केस में, उस केस में आंसर जो है वो क्या होगा? उस केस में जो आंसर आएगा, आंसर क्या होगा? अच्छा दूसरा, एक मिनट ये भी कर लेते हैं, एक मिनट रुको तो। अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा होगा, सपोज
मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक चीज ये भी दिखी है, इसकी कुछ मीनिंग है, ये इससे इस पॉइंट के ओर जा रहा है, इसकी कुछ मीनिंग ना, ये फोर्स इस पॉइंट से जा रहा है। तो अगर आप टॉर्क देखोगे ना यहाँ से, जैसे यहाँ पे अब ये ऐसा जा रहा था फोर्स, तो अगर आप टॉर्क देखोगे ना यहाँ से, इस पॉइंट से अगर आप टॉर्क लोगे ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, तो इस पॉइंट से इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, ये भी होगा। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, तो प्योर रोलिंग होता तो उससे थोड़ा मोशन को एनालाइज करना बहुत सिंपल हो जाता, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन हो जाता, तो आप हर पॉइंट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अबाउट इसका टॉर्क भी 0 होगा, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क भी क्या आएगा, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर एक ही आंसर होना चाहिए, और वो आंसर जो है वो सी जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है, डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार चेक कर लेते हैं। 12 में क्या दिया, डिस्क ऑफ circumference is at rest at a point A on horizontal surface when a constant force F begins to act on its center. Yes, ये force F, when a constant force F begins to act on its center between A and B, there is a sufficient friction to prevent slipping, and the surface is smooth to the right of B. AB is S. The disk moves from A to B in time t. To the right of B, the angular acceleration of the disk will disappear. Linear acceleration will remain unchanged. Linear acceleration of the disk will increase. Linear acceleration आएगा तो angular भी होना चाहिए, कि disappear हो जाएगा। The disk will make one rotation in time t by 2. The disk will cover a distance greater than s in further time t. In further time t. अगर यहाँ से मैं यहाँ पे बात करूं, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, हाँ होगा होगा करेक्ट, पहला आंसर दिख रहा है मुझे, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका प्योर रोलिंग हो सकता है, ये बात आ रही है समझ में, क्योंकि वो स्लाइड बोल रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक वो स्लाइडिंग नहीं होगी इसकी, तो प्योर रोलिंग हो सकता है। बट जैसे ये यहाँ पे आएगा, इस वाले सरफेस पे आ जाएगा, बी से यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ये ए है और ये बी है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फोर्स एफ, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, इसके बाद कोई फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका कोई टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा क्या इसका, अरे फ्रिक्शन 0 हो गया तो सेंटर ऑफ मास के बाद कोई टॉर्क होगा, देखिए यहाँ से ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एफ लग रहा है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक रफ सरफेस है, ये रफ है सफिशिएंटली, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है, तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, रोलिंग होगा, क्या होगा, रोलिंग होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन होगा लगेगा तभी इसका टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो अल्फा आएगा, एक्सेलरेशन तो दिख ही रहा है, बट यहाँ पे फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करेंगे, यहाँ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा, तो अल्फा 0 हो जाएगा, बट इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो होगा ना, इक्वल्स टू एफ बाई एम। अब अल्फा 0 है, एक्सेलरेशन एफ बाई एम है, अल्फा 0 है, तो इसके बाद जो इसका ओमेगा आएगा वो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, वो ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
वो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता, f माइनस एफ बाई एम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, f बाई एम, f बाई एम। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो इसके बाद आप अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया ना, तो टाइम पीरियड को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। टाइम पीरियड को यहाँ पे जो टाइम पीरियड आएगा टी डैश मान लीजिए इसके बाद, तो 2 पाई बाई ओमेगा है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। उससे पहले का टाइम फाइंड करना पड़ेगा, उससे पहले का टाइम फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं वो फाइंड कर लेता हूँ। तो पहले एक बार ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड चेक कर लेते हैं। फर्स्ट दिया एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल डिसअपीयर एंड लीनियर एक्सेलरेशन विल अनचेंज्ड, मतलब पहला आंसर करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट। सेकंड, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विल इंक्रीज। तो देखो एक्सेलरेशन पहले f माइनस एफ बाई एम था, तो ये फोर्स पहले से अभी क्या हो गया है, अभी फोर्स f है, पहले फोर्स f माइनस एफ है, तो अभी इंक्रीज हो गया है फोर्स। तो फोर्स इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बी भी करेक्ट। तो ए भी तो करेक्ट दिख रहा है। द डिस्क विल मेक वन रोटेशन इन टाइम t बाई 2। उसके बाद डिस्क जो है, इसके बाद डिस्क वन रोटेशन में टाइम लगाएगा t बाई 2, वो चेक करना पड़ेगा। द डिस्क विल कवर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन s इन फर्दर टाइम t। टी टाइम में वो s डिस्टेंस कवर करेगा। ए बी की वैल्यू s, ए बी की वैल्यू क्या है, s है। द डिस्क मूव्स फ्रॉम a टू b इन टाइम t। और s कुछ गिवन है क्या, s कुछ गिवन है नहीं कि s है क्या। ए बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक s है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक अगर वो s डिस्टेंस t टाइम में कवर कर रहा है तो एक्सेलरेशन लेस है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेटर है, तो ज्यादा तो कवर करेगा, यहाँ पे सेम टाइम में ये ज्यादा कवर करेगा डिस्टेंस। मतलब इसका डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। एक बार सी को चेक कर ले। सी क्या बोल रहा है, द लीनियर द डिस्क विल मेक वन रोटेशन इन टाइम t बाई 2। डिस्क जो है अभी वन रोटेशन टाइम t बाई 2 में ये कवर करेगा। तो वन रोटेशन के लिए 2 पाई बाई ओमेगा आएगा। इसका मतलब पहला टाइम फाइंड करना पड़ेगा अपने को, पहले अपने को टाइम फाइंड करना पड़ेगा। ये बताओ, इनिशियली तो इसका अल्फा 0 है, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा 0, अल्फा तो आएगा, अल्फा तो इस फ्रिक्शन का आएगा, है ना। तो अल्फा रहेगा, ओमेगा इनिशियल क्या है इसका 0 है। और यहाँ पे जब आएगा बी पे, तो इसका कुछ ओमेगा हो आया है, यही ओमेगा ये है, ये ओमेगा है, इस बी पे ओमेगा है, यही ओमेगा रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से रिलेट करूं टाइम को, तो यहाँ से क्योंकि अल्फा कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी हो जाएगा, ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा इक्वल्स टू ये तो 0 है और ये हो जाएगा अल्फा टी, अल्फा टी। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा टी। और उधर टी जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वन रोटेशन का ही दिया हुआ है, क्योंकि अगर रोटेशन नहीं होगा तब तक यहाँ से टाइम को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वन रोटेशन का दिया हुआ है, मतलब कितना एंगल कवर होगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। 2 पाई एंगल कवर होगा, ये 0 हो गया, ये हाफ अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ओमेगा बाई टी इंटू टी स्क्वायर, ये जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा ना, वो 4 पाई बाई ओमेगा आएगा। तो कितना टाइम लगा होगा इसको, 4 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई बाई ओमेगा। और यहाँ पे जो टाइम लग रहा है टी डैश, वो 2 पाई बाई ओमेगा है। तो ये टी डैश इसका हाफ हो गया, इस टी का क्या हो गया, ये हाफ हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू आपको टी बाई 2 दिखेगी। मतलब इसका सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। नहीं, ए आंसर होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं है यार, ए आंसर होना चाहिए। देखो एक बार चेक करो, आंसर इसका ए आना चाहिए।
ये तो आएगा ही, ये तो आंसर है। खुद से समझो ना। इसके बाद फ्रिक्शन जीरो हो गया, फ्रिक्शन जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास के बाद कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क नहीं आ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर तो आएगा यार, इसका होगा फर्स्ट आंसर वो, तो फिर आंसर की में रॉन्ग दिया होगा। The angular acceleration of the disk will disappear and linear acceleration will remain unchanged. तो आंसर इसका फर्स्ट होगा, आंसर सब होगा, ABCD सब, ABCD सब। खुद से समझो ना, फ्रिक्शन जीरो होने का मतलब है सेंटर ऑफ मास के वो टॉर्क जीरो हो जाना, टॉर्क जीरो हो गया तो अल्फा जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो गया तो अल्फा जीरो हो जाएगा। बट एंगुलर एक्सेलरेशन यस इंक्रीज होगा ही, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन क्या था, F माइनस एफ, फ्रिक्शन लग रहा है इस साइड तो F माइनस एफ बाई एम। अभी एक्सेलरेशन क्या है, फ्रिक्शन जीरो हो गया तो सिर्फ F बाई एम। तो पहले यहाँ पे फोर्स F माइनस एम है, यहाँ पे फोर्स F है, तो यहाँ पे फोर्स ग्रेटर है इससे। इट मींस linear acceleration will increase, linear acceleration will increase. तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या दे रहा है, प्लैंक विद यूनिफॉर्म with a uniform sphere placed on it rests on a smooth horizontal plane। ये स्मूथ सरफेस है, इसी पे प्लैंक है ऐसा। अब इसके ऊपर एक स्फीयर रख दिया, ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स F लगा रहे। प्लैंक इज पुल्ड to right by a constant force F. If this sphere does not slip over the plank, acceleration of center of sphere is less than that of the plank. ये बताओ, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा और इस स्फीयर पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। तो लास्ट लेक्चर में भी एक्सेलरेशन तो डिस्कस किया था, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 है। अब इसका जो टॉर्क फाइंड करोगे, इसके वो टॉर्क आएगा तो ऐसा आएगा, RF एंटी क्लॉकवाइज आएगा टॉर्क। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखेंगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P A2 प्लस अल्फा R हो जाएगा। अगर ये प्योर रोलिंग में होगा तो प्योर रोलिंग के लिए क्या आ जाएगा, फॉर प्योर रोलिंग A2 प्लस अल्फा R इक्वल्स टू A1। मतलब यहां से क्या है, A1 is greater than A2, acceleration of Planck would be greater than acceleration of center of mass of this solid sphere। तो फर्स्ट दिया हुआ acceleration of center of sphere is less than that of Planck, correct। acceleration of center of sphere is greater than the Planck because friction acts rightward on the sphere ना, less ये acceleration of the center of sphere may be towards left, हो सकता है क्या, towards left नहीं होगा यार, towards left कैसे आएगा, इस पे फ्रिक्शन इस साइड, इस पे इस साइड आएगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट ही आंसर दिख रहा है अभी तक, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर रिलेटिव टू प्लैंक मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लैंक रिलेटिव टू फ्लोर, नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर रिलेटिव टू प्लैंक मतलब A1 माइनस A2, यही है ना एक्सेलरेशन ऑफ, नहीं सेंटर मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस। तो इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में, A1 ग्रेटर A2 से, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना, A1 माइनस A2 इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, A1 माइनस A2 इस डायरेक्शन में जाएगा, मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ, नहीं ये ग्रेटर थोड़ी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो A1 माइनस AG है ना, ये तो जीरो है, A1 माइनस जीरो A1 है, तो A1 से ये ग्रेटर थोड़ी है, A1 ग्रेटर है ना, A1 इज ग्रेटर देन A2 माइनस A1 बिकॉज यहाँ पे भी A1 ग्रेटर है ना। तो इसकी वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड भी फाइंड करेंगे ना, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी लेस देन A1, इसका मतलब डी आंसर भी इनकरेक्ट है, तो सिर्फ ए आएगा, सिर्फ ए आएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 कुछ सॉल्व नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हॉलो स्फीयर लग रहा है क्या तुम लोगों को कि कुछ भी बोल देंगे सर तो सब सॉल्व कर ही देंगे? करने में क्या जा रहा है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे में कोई कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा बताओ ना। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में बताता हूँ कितना डाउट तुम्हारा। 25 क्वेश्चन है, उसमें कितना डाउट आया है वो बता देता हूँ एक बार मैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चन डाउट है। 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन डाउट आ गया। और इस लेक्चर रोटेशनल डायनामिक्स को पढ़ा था 17th लेक्चर। इतना टाइम दिया है फिर भी 25 में 20 क्वेश्चन डाउट आने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं। और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बताया गया लेक्चर, 17 लेक्चर का मतलब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, a hollow sphere of radius r and mass m fully filled with water of mass m. It is rolled down a horizontal plane such that its center of mass moves with velocity v. फिल कर दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसके अंदर लिक्विड है। लिक्विड का मास m है और ये हॉलो स्फीयर का मास m, रेडियस r। If it purely rolls, kinetic energy of the sphere is 5/6 mv square. Kinetic energy of the sphere is 4/5 mv square. Angular momentum of the sphere about a fixed point on the ground is 8/3 mvr. Angular momentum of the sphere about a fixed point on the ground is 14/5 mvr. तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्योर रोलिंग मोशन है तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर आ जाएगा। mvr वाला टर्म आएगा, i ओमेगा वाला टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आएगा। i इक्वल्स l इक्वल्स टू i ओमेगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजिड तो है नहीं, ये भी ये रिजिड तो है नहीं, तो रिजिड अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, ये काइनेटिक एनर्जी कितना होएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसका आएगा, काइनेटिक एनर्जी स्फीयर का आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की काइनेटिक एनर्जी तो आ सकती है ना। स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी जो होगी तो ये तो होगी कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ICM इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, वाटर की भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये भी होगा हाफ mv, मास m है तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आपको, आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा हाफ ICM क्या है वो 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। 2 से 2 जाएगा, ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 3, ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो r स्क्वायर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mv स्क्वायर प्लस 3mv स्क्वायर प्लस 3mv स्क्वायर, 8/6 mv स्क्वायर, तो 4/3 mv स्क्वायर।
4/3 mv², है ना। 4/3 mv² आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ना तो ए आएगी ऑप्शन होगा ना तो बी होगा। ए भी इनकरेक्ट है और बी भी इनकरेक्ट है। तो अब एक बार सी चेक कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जब आप फाइंड करेंगे तो किसी भी पॉइंट सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वही आना है mvr और आई ओमेगा, क्योंकि ये सी के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ICM इंटू ओमेगा प्लस mvr। तो ICM कितना होगा 2/3 mr² इंटू ओमेगा प्लस mvr। तो ये हो जाएगा 2/3 mr², ओमेगा इज r, मान लो ओमेगा इज v/r प्लस mvr। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2mvr/3 प्लस mvr। तो ये हो जाएगा 5mvr/3। अब देखो ये जो वाटर है, तो वाटर ये रोटेशन जो होता है वो सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए होता है। जो रोटेशन आता है वो किसके लिए आता है, रिजिड बॉडी के लिए आता है। तो जब आप वाटर का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे एल वाटर, तो इसका ओमेगा वाला टर्म नहीं आएगा। ट्रांसलेशनल मोशन तो कर सकता है ये, इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा सिर्फ वही कंसिडर होगा, ये वाला टर्म कंसिडर नहीं होगा। तो इसके लिए सिर्फ mvr लिखेंगे। क्या लिखेंगे, mvr। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, L इक्वल्स टू 5mvr/3 प्लस mvr। तो ये हो जाएगा 8mvr/3, 8mvr/। तो इसका आंसर जो है सी तो आएगा, डी नहीं आएगा। फिर तो सिर्फ एक ही आंसर होगा, सिर्फ सी होगा आंसर, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो क्या होगा, सी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। In the figure shown, the plank is being pulled to the right with constant velocity v. If the cylinder does not slip, then ये ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा है। ये यहीं तक रहेगा, ये ऐसा है। रेडियस आर है और इसको v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, plank is being pulled right with a constant velocity v constant है, the cylinder does not slip। ये सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर है, इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। The speed of center of mass of the cylinder is 2v। The speed of center of mass of the cylinder is 0, the angular velocity। अब ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो ये बताओ अगर ये v से जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग v से जाएगी आगे, ये वाली स्ट्रिंग v से जाएगी, मतलब ये भी v से जाएगा, ये v से जाएगा, मतलब ये वाली स्ट्रिंग भी सेट v से आ रही है। तो ये सिलेंडर की इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v है। अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं करने का मतलब है अगर ये v से जा रहा है तो ये भी v से जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये भी कितने से जा रहा होगा, v से। तो इस पॉइंट की इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v। तो इसके सेंटर ऑफ मास की भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसके सेंटर ऑफ मास की भी कोई वेलोसिटी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं v c। और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा होगा, तो ओमेगा से कैसे रोटेट कर रहा होगा, ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा। अरे इस डायरेक्शन में यहाँ से टॉर्क फाइंड करो, टॉर्क क्यों, ऐसे ही देख लो ना, ये ऐसे पुल कर रहे हैं तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा, ऐसा ही रोटेट कर रहा होगा, ये स्ट्रिंग ऐसा आ रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vcm प्लस, देख लेते हैं, पता नहीं शायद वही होना चाहिए, प्लस ओमेगा आर।
मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन। VCM प्लस ओमेगा आर से आ पाएगा क्या? क्योंकि अगर टॉर्क आ गया तो VCM तो चेंज हो जाएगा फिर। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्या? ऐसा कर सकते हैं, रुको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है भी, ये पॉइंट भी पता है भी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर लेते हैं। वो ज्यादा इजी दिख रहा है। ये v है, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका ब्लॉक का फ्रिक्शन कैसे बैलेंस हो रहा होगा, ये बोल रहे हो? ये ऐसे बैलेंस हो रहा होगा कि यहाँ पे टेंशन T आएगा, इसको इस डायरेक्शन में पुल करे तो यहाँ पे फ्रिक्शन रहा होगा, और कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, तो इसके फ्रिक्शन को और इस टेंशन को ये एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, है ना? यही पॉसिबल है, वरना नहीं हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो कहीं कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसको ऐसे कर, ये तो समझ में आ रहा है कि ये v से आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग v से आएगी, ये वाले स्ट्रिंग v से जाएगी, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन v होगा। अब इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ये v से जा रहा था, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में v होगी, तो v मान लेते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा सिंपल दिखेगा शायद। तो इसका ये एंड, ये पॉइंट तो ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ऐसा हो जाएगा। दोनों के एंड को ज्वाइन कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। ये v है, ये v है, दोनों v है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। मतलब ये इसका सेंटर यही अभी क्या है, ये पॉइंट हुआ, यही क्या है ICR, यही क्या है इसका ICR। तो यही ICR मतलब इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसका मोशन कैसा हो रहा होगा, प्योर रोटेशनल मोशन। अबाउट पॉइंट O इसका मोशन कैसा, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन है, तो अगर इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से। अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगा फिर। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v बाय आर। एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v बाय आर, एंगुलर वेलोसिटी v बाय आर। तो ऐसा कर लेंगे अब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखना है VCM, ठीक है? तो एक तो ऐसे देख लिया, दूसरा ये भी किस लगा सकते थे, उसको कट नहीं करना चाहिए था मुझे। v से जा रहा था ये v, अगर मैं मान लेता, अज्यूम कर लेता कि ये VCM है, ये ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा तो फाइंड कर लिया, बट ऐसे भी देखते हैं, ये VCM प्लस ओमेगा आर हो जाता, और ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी VCM थी, इस डायरेक्शन में ओमेगा आर है, तो यहाँ पे क्या आता, ओमेगा आर माइनस VCM इक्वल्स टू v, है ना, ओमेगा आर माइनस VCM इक्वल्स टू v, ऐसे देख सकते थे। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, VCM प्लस ओमेगा आर इक्वल्स टू v। तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ से 2 ओमेगा आर इक्वल्स टू 2v, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 2v बाई 2r, तो यहाँ से भी आ जाता v बाई r। अब एक बार ओमेगा आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 ओमेगा आर माइनस VCM इक्वल्स टू v, तो यहाँ से VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा आर माइनस v। ओमेगा आर कितना जाएगा, ओमेगा ये है v बाई आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा v माइनस v, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ जाएगी, इसी से आ जाएगा। ये नहीं भी करते तो भी आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ पे भी आप देख के बता सकते थे, क्यों, कैसे, कि ओमेगा है तो ओमेगा की वजह से क्या आ रहा है ओमेगा आर, यहाँ पे भी वही आ रहा है ओमेगा आर, यहाँ पे भी वही आ रहा है ओमेगा आर, तो दोनों जगह जो वेलोसिटी आ रही है सिर्फ ओमेगा आर की वजह से आ रही है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बी एंड सी, आंसर बी आएगा और सी आएगा।
नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूरा ही है, 24 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। If a cylinder is rolling down the inclined, अभी बताओ स्लाइड कर रहा है तो क्या होना चाहिए? अगर स्लाइड कर रहा है तो क्या होना चाहिए? इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, रोलिंग विथ स्लाइडिंग, रोलिंग विथ स्लाइडिंग, है ना? तो रोलिंग विथ स्लाइडिंग है तो आफ्टर सम टाइम इट मे स्टार्ट प्योर रोलिंग। हो सकता है ना यार कि पहले ये रोल कर रहा है, कि रोलिंग विथ स्लाइडिंग है, तो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कुछ आएगा, तो फ्रिक्शन आएगा तो ये कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि ये अल्फा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू अल्फा आर हो जाएगा। तो आप, और वो भी मे दिया हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम इट मे स्टार्ट प्योर रोलिंग। हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, स्टार्ट कर सकता है ये प्योर रोलिंग, मतलब ए करेक्ट आंसर है। करेगा ही ये तो कंपलसरी नहीं है ना, वो तो डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है प्योर रोलिंग होगा या नहीं होगा। अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू एफएस मैक्स से एफएस मैक्स के इक्वल होगी या उससे कम होगी, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन की वैल्यू, जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उसके ग्रेटर या उसके इक्वल होगा तो आएगा प्योर रोलिंग, हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो इसीलिए मे वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। आफ्टर सम टाइम इट मे स्टार्ट प्योर रोलिंग, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। इट विल स्टार्ट मतलब होगा, ये कंपलसरी नहीं है, भी तो नहीं। इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल नेवर स्टार्ट प्योर रोलिंग, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर एसी हो जाना चाहिए, इसका आंसर एसी आ जाना चाहिए। नंबर 17 क्या दिया हुआ है? Which of the following statements are correct? Friction acting on a cylinder without sliding. Friction acting on a cylinder. Friction acting on a cylinder without sliding on an inclined plane. Inclined surface is always upward along the incline irrespective of external forces acting on it. अब ये बताओ, अगर इस पे बताया था आपको if there is no external force except mg, अगर mg के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मली, नॉर्मल तो रोटेट नहीं कराएगा, कुछ नहीं कराने वाला है, तो आपको बताया था, तो उस केस में फ्रिक्शन इस पे किस डायरेक्शन में लगता है? अप द इंक्लाइन। बट ये भी बोला था कि अगर सपोज यहाँ पे कोई फोर्स लगा दे, अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, आ रही बात समझ में? या आप ऐसा फ्रिक्शन इसी साइड फोर्स लगा रहे हो, ये बॉडी इस साइड आ रही है, तो उस केस में देखना पड़ेगा अपने को। तो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर विदाउट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन irrespective of any external force acting on it. तो एनी एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन तो डिफरेंट हो सकता है ना यार। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो हो सकता है इसका एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। कब? जब ये फ्रिक्शन एफ जो है कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट करेगा तब, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट करेगा तब। हाँ, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो हमेशा अपवर्ड होता, अप द इंक्लाइन, मतलब ये जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। भी देख लेते हैं, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ सिलेंडर विदाउट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज मे बी upward may be downwards depending on external force acting on it, ये करेक्ट है। Frictional force acting on a cylinder without sliding on an inclined plane is may be upward or downwards depending on the external force. ये तो भी friction acting on a cylinder rolling without sliding may be zero depending, हाँ, अगर external force, वही बोल रहा हूँ, अगर external force
एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा है इस पे, एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग रहा है इस पे कि इसका एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस केस में हो सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, उस केस में हो सकता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सी भी करेक्ट। Nothing can be said exactly about it. It depends on the friction coefficient on inclined plane ना, सिर्फ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे थोड़ी ये करता है, उसका तो एक रेंज आता है। तो आंसर बी एंड सी ही करेक्ट होगा इसका, इसका आंसर बी एंड सी ही करेक्ट होगा। ये सब बताया हुआ था आपको कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ये सब बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th and 20th, 18 to 20. A cylinder and a ring of same mass m and radius are placed on a top of a rough inclined plane of an inclination theta. Both the release simultaneously from the same height h. So the correct statements related to the motion of each body. एक cylinder है, एक ring. The friction force acting on each body opposes the motion of center of mass. The frictional force. अच्छा ये बताओ, frictional force उस पे क्यों लग रहा होगा? अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स दोनों केस में फ्रिक्शन इसी साइड लगेगा, तो फ्रिक्शन इस साइड लगने का मतलब क्या है, इसके मोशन का ये ओपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों केस में फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब ए जो है वो आंसर तो आना चाहिए, इसका आंसर ए तो होना चाहिए, ए तो करेक्ट दिख रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, करेक्ट, क्योंकि कोई दूसरे का टॉर्क आएगा ही नहीं, नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क जीरो हो जाता है, तो सिर्फ टॉर्क किसका आता है, इस फ्रिक्शन की वजह से ही बॉडी यहाँ पे रोटेट कर रही होती है। लेकिन आप बोलोगे सर इस केस में कैसे बॉडी रोटेट करेगी, अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो एक केस में तो जीरो आ रहा था। अरे ये फोर्स लग रहा है ना, तो जरूरी थोड़ी कि सेंटर ऑफ मास से पास हो, ये तो कहीं भी एक्ट कर सकता है, तो वो बॉडी को रोटेट कराएगा, वो बॉडी को रोटेट कराएगा, मतलब जो काम फ्रिक्शन कर रहा था हो सकता है कि यही फोर्स को काम करे, फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। तो बी जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। विदाउट फ्रिक्शन नन ऑफ द टू बॉडीज कैन रोल, ये भी करेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे, तो कोई mg के अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, नॉर्मल तो इसको नॉर्मल क्या कराएगा, रोटेट तो नहीं करा सकता, mg भी रोटेट नहीं कराएगा, तो फ्रिक्शन ही रोटेट कराएगा, तो विदाउट फ्रिक्शन ये बॉडी रोल ही नहीं करेगी, तो आंसर सी हो जाएगा। द फ्रिक्शन फोर्स ensures that the point of contact must remain steady, सही है, ये भी सही है, फ्रिक्शन की वजह से ही इसका टॉर्क आता है, टॉर्क की वजह से अल्फा आता है, इसीलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो इसका सभी आंसर आ जाएगा, एबीसीडी सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, identify the correct statements. The friction force acting on the cylinder may be more than that of acting on the ring. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता था इस केस में, अगर आपको याद है, mg sin थीटा by 1 plus r square by k square, ये आता था, mg sin थीटा by 1 plus r square by k square। तो I डिस्क, I सिलेंडर, सिलेंडर लिखा मतलब सॉलिड, तो I सिलेंडर कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2, m से m जाएगा तो 2 इक्वल्स हो जाएगा r स्क्वायर बाई k स्क्वायर, r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। और डिस्क की बात, रिंग की बात करेंगे तो I रिंग mr स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखेंगे तो F सिलेंडर हो जाएगा mg sin थीटा बाय 1 प्लस 2 mg sin थीटा बाय 3, एंड F रिंग देखेंगे तो F रिंग हो जाएगा mg sin थीटा बाय 1 प्लस 1 mg sin थीटा बाय 2, mg sin थीटा बाय 2। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर मे बी मोर देन दैट एक्टिंग ऑन द रिंग, नहीं, ये रिंग पे ही ग्रेटर होगा फ्रिक्शन, सिलेंडर पे नहीं होगा, तो एफ रिंग जो है ये ग्रेटर है एफ सिलेंडर से,
कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता है सिलेंडर पे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग मे बी मोर देन दैट ऑफ एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, करेक्ट है, बी आंसर आएगा। If the friction is sufficient to roll the cylinder, then the ring will also roll. The ring will also roll. If the friction is sufficient to roll, अभी बताओ यहां से, अगर फ्रिक्शन इसको रोल होने के लिए, अगर ये रोल करेगा, अगर यहाँ पे सिलेंडर रोल कर रहा होगा, तो सिलेंडर रोल कर रहा होता है फ्रिक्शन mg sin थीटा बाई 3, इस केस में फ्रिक्शन mg sin थीटा बाई 2। अब मुझे बताओ, अगर ये रोल कर रहा होगा तो ये तो फ्रिक्शन कम है ना, इसका फ्रिक्शन ग्रेटर है, तो हो सकता है कि एफएस मैक्स जो होगा इन दोनों के बीच लाई कर रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। इन दोनों के बीच अगर एफएस मैक्स लाई कर रहा होगा तो ये रोल करेगा बट ये रोल नहीं करेगा, बट एफएस मैक्स अगर इससे ग्रेटर हो गया, एफ रिंग से ग्रेटर हो गया एफएस मैक्स, तो ये भी रोल करेगा, ये भी रोल करेगा। एफएस मैक्स इज ग्रेटर देन एफ रिंग, इसका मतलब एफएस मैक्स विल बी ग्रेटर देन एफ सिलेंडर ना, तो इस केस में क्या करेगा देन, सिलेंडर एंड रिंग बोथ रोल, है ना, विदाउट स्लिपिंग। रोल का मतलब ये हो गया विदाउट स्लिपिंग, ये बात आई समझ में। और अगर एफएस मैक्स ग्रेटर होता है एफ सिलेंडर से, बट पता नहीं है ना कि एफ सिलेंडर से ग्रेटर होता है एफ रिंग से भी ग्रेटर होगा, ये कंपलसरी नहीं है ना, ये कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए एफएस मैक्स अगर रिंग से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब थर्ड वाला भी सी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर डी आ जाएगा। तो इसका आंसर बी और डी, आंसर क्या होगा, बी एंड डी, बी एंड। Question number 20. When these bodies roll down to the foot of the inclined plane, then mechanical energy of each body is conserved. अभी बताओ, अगर ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, अगर रोल कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 हो जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल है ना, टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि बॉडी रोल कर रहा है। The velocity of the center of mass of the cylinder is this. तो velocity क्या होता है, अंडर रूट 2gh, y होता है क्या 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, समथिंग ऐसा। तो सिलेंडर का क्या आएगा, v सिलेंडर, ये हो जाएगा 2gh, वर्टिकल हाइट h है, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये कितना आ रहा था 2 आ रहा था, ये कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो अंडर रूट 2gh बाई 3 आ जाएगा, अंडर रूट 2gh बाई 3। ये और भी कुछ था क्या, अंडर रूट 2gh, h अगर वर्टिकल हाइट है, the velocity of center of mass of the cylinder is, अरे यही आता था एक्सप्रेशन, तो यही होता था ना, अंडर रूट 2gh बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, v इक्वल्स टू u, तो 0 था a 2as 2al अंडर रूट 2g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, हाँ यही होता था, और ये l sin थीटा बोल जाए, सही है। तो बी आंसर नहीं आएगा फिर, या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर इज 2 अंडर रूट 2g, नहीं बी नहीं, रूट के अंदर होता तभी आंसर आता है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, वी रिंग, ये जगह अंडर रूट 2gh बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2gh बाय 2, तो सी आएगा आंसर इसका, इसका आंसर सी होगा, तो बी तो नहीं दिख रहा है, सी आएगा। द वेलोसिटी सेंटर ऑफ ईच बॉडी इज नहीं, डी भी नहीं आएगा, आंसर ए सी होगा, आंसर क्या होगा, ए सी आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21st, 22nd, 23rd देख लेते हैं. A ring of mass m and radius r sliding with a velocity v naught suddenly enters. स्लाइड कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है. enters into rough क्या दिया? ring of mass m and radius r sliding with a velocity v naught suddenly enters into a rough surface where the coefficient of friction is mu. तो पहले जो था, पहले ये v naught से जा रहा था, मूव कर रहा था, और ये वाला जो सरफेस है ये हो गया रफ सरफेस. ये कैसा सरफेस है? रफ. ये कैसा सरफेस है? रफ. Choose the correct statements. As the ring enters on the rough surface, the limiting force acts on it. इनिशियली तो होना चाहिए, इनिशियली, है ना? इनिशियली क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे ये यहाँ पे एंटर करेगा, इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी. v नॉट होगी तो ये स्लाइड कर रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. तो काइनेटिक का मतलब बेसिकली वही हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहाँ पे सिर्फ म्यू गिवन है, म्यू गिवन है, तो एफ के इक्वल्स टू एफ एस मैक्स ये म्यू इनटू एन. तो पहले तो यही लगेगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट. The direction of friction is opposite to the direction of motion. ये भी correct. The friction accelerates the ring in clockwise direction, clockwise sense about its center of mass. Clockwise sense मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज ही आएगा टॉर्क, तो क्लॉकवाइज ही एक्सेलरेट कराएगा ये, मतलब सी भी करेक्ट. As the ring enters the rough surface, it starts pure rolling. नहीं, कुछ टाइम लेगा प्योर रोलिंग में, डायरेक्ट नहीं करेगा. कुछ टाइम लेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा. तो आंसर एबीसी हो जाएगा. 20 सेकेंड. Choose the correct statements. The moment of ring is conserved. The momentum of the ring is conserved. रिंग का मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा. बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो ये कुछ टाइम के बाद रोटेट भी करेगा. तो रोटेट कर रहा है, ये वी नॉट है, रोटेट भी कर रहा है, तो अभी एम वी नॉट आर हो जाएगा, फिर अभी आई ओमेगा और वो वाला टर्म आएगा. तो इसका जो आंसर है वो तो नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियली वो नहीं है, तो बी ए तो नहीं आएगा. The angular momentum of the ring is conserved about center of mass. Center of mass और इसका टॉर्क आएगा तो वो भी नहीं आएगा. The angular momentum of the ring conserved about any point on a horizontal surface. ये सही है. इस पॉइंट के अबाउट देखोगे आप, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा. इस पॉइंट के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा? इसके अबाउट फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एमजी का भी टॉर्क जीरो आ जाएगा. तो ये आंसर सही है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि पहले काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो एनर्जी लॉस होगा. पहले काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो एनर्जी लॉस होगा, तो इसीलिए कंजर्व. तो 20 सेकंड का जो है आंसर सी हो जाएगा. आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा. 23rd देख ले. Question number 23rd. 23rd ये दिया. Choose the correct statements. The ring starts its rolling motion when the center of mass stationary. Center of mass stationary होगा तभी वो rolling motion start करेगा. तो अब ये बताइए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर ये रोलिंग स्टार्ट कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में आ जाए. इसकी तो कुछ वेलोसिटी होगी ना, कुछ ओमेगा होगा, तभी तो प्योर रोलिंग होगा. इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. The ring starts pure rolling motion when the point of contact becomes stationary. B correct है. Point of contact जो है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होनी चाहिए P मान लिया, तो Vp would be 0, तभी आएगा, मतलब B करेक्ट. The time after which the ring starts pure rolling, और वेलोसिटी भी पूछा है, रोलिंग वेलोसिटी इज दिस. तो यहाँ से पहले ये V नॉट से जा रहा था,
है ना। तो यहाँ पे जब आया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ सेम डायरेक्शन में, पहले ओमेगा तो था ही नहीं ना, तो अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो ये ऐसा आएगा, तभी तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा होगा, अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो आएगा इसी डायरेक्शन में, अल्फा आएगा यहाँ पे तभी आएगा, t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू t है। बट यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा 0 है, यहाँ पे कुछ ओमेगा नहीं है, यहाँ पे ओमेगा आया है और v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो। तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट आएगा तो L इनिशियल कितना आएगा इसका mv नॉट r, L फाइनल कितना आएगा mv r प्लस ICM इनटू ओमेगा, ICM इनटू ओमेगा, और ये क्या था रिंग है, तो mv नॉट r इक्वल्स टू mv r प्लस mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा v बाई r, तो एक आर जाएगा mv r, तो यहाँ से v की वैल्यू हो गई v नॉट बाई 2, तो आंसर डी करेक्ट, डी करेक्ट है। अब सी देख लेते हैं, तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा एफ बाई एम, तो म्यू एम जी बाई एम, तो म्यू जी हो जाएगा, है ना, एंड वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी है वी नॉट बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, रिटार्ड कर रहा है तो माइनस म्यू जी इंटू टी, तो यहाँ से म्यू जी इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2, वी नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा आपका वी नॉट बाई 2 म्यू जी, टाइम आ जाएगा वी नॉट बाई 2 म्यू जी, मतलब इसका आंसर सी भी करेक्ट, सी जो है वो भी क्या है करेक्ट। 24th है क्या, नहीं 24th नहीं, 24th नहीं है, 25th देख लेते हैं। Consider a sphere of mass m and radius are doing pure rolling motion in a rough horizontal surface v naught shown in figure, it makes an elastic impact to the surface। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि लेक्चर में कराया है, क्लास नोट्स में 25th है, जाके चेक कीजिए एक बार, 3 v नॉट बाई 7 आएगा आंसर इसका, डायरेक्शन देखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 25th आपके लेक्चर नोट्स में, ठीक है 25th। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में देखो एक्सरसाइज 3 हो जाए तो बहुत है, मैं तो एक्सरसाइज 4 खत्म करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज 3 ही हो जाए तो वो बहुत है, एक्सरसाइज 4 तो बहुत दूर की बात है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।